नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी पीएससी में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। आपको बता दें कि लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 700 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। यूपी सरकार का मिशन रोजगार जारी है और मुख्यमंत्री योगी युवाओं को रोजगार देने को लेकर काफी सक्रिय नजर आते हैं। मुख्यमंत्री ने पारदर्शी और सही ढंग से अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी का कहना है कि यूपी में अभ्यर्थियों का चयन बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने एक समय सीमा के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करके स्वास्थ्य विभाग को सूची उपलब्ध कराई और स्वास्थ्य विभाग आज नियुक्ति की इस प्रक्रिया के साथ आप सबको जोड़ करके अपना एक अभिन्न भाग आपको बना रहा है। वास्तव में मैं कल नीति आयोग के कुछ आंकड़ों को देख रहा था और आपको भी लगता होगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश बदला है। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके अब एक सक्षम राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है। और उसमें खासतौर पर जो प्रदेश ने 15-16 में प्रदेश के अंदर जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या थी, वह कुल आंकड़ा जो था वह लगभग 5.25 करोड़ लोग ऐसे थे जो गरीबी रेखा के नीचे दीनहीन स्थिति में जीवन यापन कर रहे थे। और इस दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए उसका परिणाम क्या था कि 37.68% से आज हम इसको यानी 19 से 21 के बीच में ही, यानी 15-16 से लेकर के 19-21 के बीच मात्र 3-4 वर्षों में ही हम लोगों ने इसे 37 यानी 38% से कम करते हुए 22% में लाने में सफलता प्राप्त की है। और पिछले अगर 2 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हुआ है, अगर इन सभी आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आज के दिन पर यह 38% से घट करके मात्र 11-12% के आसपास बचा होगा। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में आज राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक आरिफ इकबाल ने विपक्ष की बैठक के बाद प्रेस वार्ता की और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी पर हमला बोला। आरिफ ने कहा कि विपक्ष की बैठक में ओवैसी को किनारे कर यह साफ कर दिया गया है कि ओवैसी बीजेपी की बी पार्टी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भड़काऊ बयान देती है उसी तरह से और वैसे ही भड़काऊ बयान ओवैसी भी देते हैं। बैठक के बाद जहां अब राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक आरिफ इकबाल ने आज प्रेस वार्ता की है और साथ ही उन्होंने एमआईएम पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए हम बात करते हैं आरिफ इकबाल से। क्या ऐसी बात हुई कि आपको प्रेस वार्ता करनी पड़ी और आपने ओवैसी पर जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो विपक्ष ने 26 पार्टियों गठबंधन पटना बेंगलुरु में किया, ओवैसी साहब को गठबंधन में नहीं लिया, हम उसका वेलकम करते हैं। क्योंकि ओवैसी साहब 2014 से 23 तक जो उनकी भूमिका रही है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा सब ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे ज्यादा अगर नफरत फैलाने वाली, समाज को बांटने वाली अगर कोई पार्टी है तो वह एमआईएम पार्टी है। क्योंकि कहीं इनकी स्वीकारता नहीं, अगर इनकी स्वीकारता होती तो 9 साल से उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुके, इनका नोटा से भी कम वोट पाया। और इनका जो रोल रहा है लोकसभा में, जो आर्टिकल 370 को, तो उसको उमर अब्दुल्ला साहब ने पटना की बैठक में बोल्डली उठाया, महबूबा मुफ्ती साहब ने बोल्डली उठाया कि आप उसकी समर्थन कर रही थी लोकसभा में भाजपा का, लेकिन कहा कि आप इस पे स्टैंड क्लियर करिए। तो इनका अभी 26 पार्टियां सत्ता में आएंगी तो वो इशू हल होगा, इनके अकेले से वो इशू हल नहीं होगा। ये केवल मुद्दों को उठा देते, भारतीय जनता पार्टी उसको इशूज बना के चुनाव में लड़ती है और फायदा अपने आप को ये तो मुस्लिम का नेता बताते हैं, वैसे साहब मुस्लिम का रहबर बताते, क्या कहिएगा?
उत्तर प्रदेश में जो 2 चुनाव हुए, पिछला चुनाव में 3 लाख रुपया, 3.25 लाख रुपया हर कैंडिडेट से टिकट के नाम पे लिया, संगठन के नाम पे 0। इस बार 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपया में इनका टिकट भी का, हेलीकॉप्टर तक बेचा गया। और इनका जो राष्ट्रीय प्रवक्ता था, एक नेशनल चैनल लिस्टिंग ऑपरेशन किया, उसमें वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 5 लाख रुपए से सदर साहब ने कहा इससे नीचे नहीं। हेलीकॉप्टर का इनका सुबाई सदर क्या खुलेआम बोली थी, जिला पंचायत में इतना पैसा दो, 1 लाख रुपए में 3 घंटे में गोरखपुर का कैंडिडेट बदल दिया जाता है। जिला पंचायत जो इनके जीत के गए तो सब ने जिला पंचायत अध्यक्ष के नाम भाजपा को वोट दिया। नगर निगम पार्षद जो इनके जीत के गए सब इलाहाबाद का देख लीजिए, पिछली बार अटाला का भाजपा में शामिल हो गया। तो भाजपा की पूरी बी टीम है। स्मृति ईरानी साहब साहिबा ने तो इस पार्टी में रहे, आज आप बी टीम कह रहे हैं, क्या ऐसी वजह? हम लोगों ने 6-7 साल जब कैडर के रूप में हम लोगों ने सोचा कि ये दलित आदिवासी पिछड़े सबकी बात करते, जब उसमें हम लोगों ने तन मन धन से काम किया, पूरा अपना सब कुछ लगा दिया। और जब पार्टी का हम लोग कैडर के रूप में जब खड़ा किया, कैडरों से जब 5 लाख से 25 लाख रुपए की डिमांड होने लगी, तो हम लोगों ने कहा जो हम लोगों ने संगठन को, पार्टी को जगाने का, उनके कर्मों को बताने का काम किया, तो तमाम उत्तर प्रदेश में जितने कार्यकर्ता हो, तो हम लोगों ने उनकी फ्री में पैरवी तक की है, बड़े छोटे बड़े मुकदमों में तमाम हम लोग उनके लिए खड़े रहे, सुख दुख में साथी रहे। लेकिन कौम के नाम पे, जब टिकट के नाम पे, तो पूरी कौम ठगी महसूस होने लगी। आप बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मदनी साहब का एक बहुत बड़ा नाम है, उनके परिवार का, इनके सिंबल चुनाव लड़के 3100 वोट पाए, आवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। तो हमारे साथ थे राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक आरिफ इकबाल, जिन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए आज एमआईएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने एमआईएम को बीजेपी की बी पार्टी भी बताया है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि एमआईएम चुनाव में उसका क्या प्रदर्शन रहेगा और कितना प्रभाव रहेगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। मणिपुर में पिछले 2 महीने से जारी हिंसा के बीच कुकी समुदाय की महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का नया वीडियो आया है और इस पर अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। शाहनवाज आलम ने कहा कि पिछले 19 अप्रैल से जारी हिंसा के लिए केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। वहां संघ के एजेंडे के तहत मैतेई लोगों को कुकी जनजाति के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है। देखिए, मणिपुर में जो भी हिंसा हो रही है वो राजनीति से प्रेरित है। उसको ये समझने की जरूरत है कि ये कोई अचानक से होने वाली घटना नहीं है। बहुत सुनियोजित तरीके से एक जजमेंट आता है 19 अप्रैल को, जिसमें जज साहब ये कहते हैं कि राज्य सरकार मैतेई समुदाय के अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की मांग को माने और केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजे। यहीं से पूरा मामला शुरू होता है। ये फैसला ही असंवैधानिक था, क्योंकि एसटी और एससी के श्रेणीकरण का जो पूरा अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। इस पे हाई कोर्ट कोई सुनवाई नहीं कर सकता, कोई फैसला नहीं दे सकता। इसीलिए हमने देखा कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सख्त निंदा की। रामपुर में थाना शाहबाद क्षेत्र के एक गांव में 5 बच्चों के डूबने से मौत होने की खबर से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि डूबे बच्चों को पुलिस ने सीएससी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित किया। बच्चों की मौत की खबर सुनकर परिवारजनों में कोहराम मच गया है। तो वहीं सभी बच्चों के शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रामपुर जिला अस्पताल भेजा गया है। यहाँ पता चला कि गदमर मोती से एक गांव है, उनके 5 बच्चे इधर बकरी चराने आए थे। जी 7 बच्चे। जी उनमें से 4 बच्चे जो है वो लड़कियां नहा रही थी, ये बगल में गड्ढा है, बगल में ही है, उधर नहा रही थी। जी वो नहाते नहाते वो चलते हुए आई हैं आगे वाले गड्ढे में। जब डूबने लगी है तो एक आकिल नाम का लड़का जो उसकी उम्र भी 12 बरस है, लड़कियां 10 साल की हैं। तो 12 वर्ष का लड़का आकिल जब उसको बचाने की कोशिश किया तो वो भी नीचे गिर गया पानी में। 5 उसमें डूब गए हैं। ऐसा उसके साथ जो 2 अन्य बच्चे यहाँ मौजूद थे उन्होंने बताया। देखिए, ये शरीफ नाम का व्यक्ति इसका भट्टा था। उन्होंने तय मानक से अधिक मिट्टी निकाली। 2 दिन पहले हमारे घटना हुई थी, 2 दिन या 3 दिन पहले मिलक में हुई थी। पूरे जनपद को मैसेज कराया था कि जिनके भट्टे में पानी इकट्ठा हो गया हो खोदी हुई मिट्टी की जगह, वहाँ बैरिकेडिंग करा दें या कैमरा लगवा दें, चौकीदार रख दें। चौकीदार तो इन्होंने रखा है, लेकिन यह है कि जो इनका 8 फीट का गड्ढा हो गया, 8 से ऊपर से 8 है, नीचे कम से कम 8, 15, 16 फीट गड्ढा हो गया, तो इन्होंने गलत किया। इनको इसको लेवल करना चाहिए। तो ये 5 बच्चे इकट्ठे आज डूब गए, बकरी चराने आए थे। छोटे छोटे बच्चे थे, 10-12 साल के। जी काफ़ी दूर से पानी में चलते चलते यहाँ चले आए और उनकी बहुत दुखद घटना हुई है। हम पूरे जनपद के भट्टे वालों से आग्रह करेंगे, कृपया आज रात में शुरू हो जाए, कल शाम तक हर भट्टे को
लेवल कर दें अपना, जहाँ पे गड्ढे ज्यादा हों। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि ताजमहल को डुबाने पर उतारू है। देखिए रिपोर्ट। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने पर वैसे तो हर साल ताजमहल की खूबसूरती में 4 चांद लग जाता था, लेकिन इस बार यमुना नदी में पानी इतना बढ़ गया कि ताजमहल को डुबाने पर उतारू हो गया है। यमुना का पानी ताजमहल की दीवार को छू चुका है। ताजमहल की फेंसिंग और दीवार के बीच बनाए गए गार्डन में पानी भर गया है। इस पूरे मामले पर एएसआई अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार पटेल ने जानकारी दी है। ताजमहल के पीछे भी काफी पानी का लेवल आ गया है। अगर आपने देखा होगा तो ताजमहल के पीछे एक गार्डन हमने डेवलप किया हुआ है, जो जहां पे हमारी फेंसिंग है, फेंसिंग और ताजमहल की दीवार के बीच में एक बड़ा एरिया है, उसमें गार्डन है। वो गार्डन और जो पीछे की फेंसिंग है वो कम्प्लीटली सबमर्ज है और पानी लगभग 1.5 से 2 फीट ताजमहल की जो पिछली दीवार है उसके साथ टच कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये पानी किसी भी स्मारक या किसी भी संरचना के लिए नुकसानदेह हो सकता है। चूंकि स्मारक पुराने होते हैं, उनमें जगह जगह भी होल्स हो सकते हैं, कहीं प्लास्टर वीक हो सकता है, कहीं मेसनरी वीक हो सकती है, कहीं कोई छोटा मोटा छिद्र हो सकता है, या उसके आसपास चूहों की या दूसरे जानवर की बिल हो सकते हैं। तो इतने बड़े स्तर पे इतना लंबे समय तक पानी का भरे रहना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप में नुकसानदायी हो सकता है। अधीक्षक राजकुमार ने बताया कि इससे ताजमहल को कितना नुकसान पहुंच सकता है। ताजमहल को ही नहीं, किसी भी पुरानी संरचना को यदि पानी 3 या 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू भरा रहता है, जल स्तर ऊंचा रहता है, तो उससे कई नुकसान होते हैं। गाद जमा हो जाती है, आसपास चूहे या दूसरे जानवर की बिल होती है, उसमें पानी चला जाता है। पुरानी मैसनरी में वीप होल्स होते हैं, कहीं छेद होता है, उसमें पानी चला जाता है। इसके अलावा मॉइस्चर ज्यादा हो जा सकता है, तो जहां प्लास्टरिंग है और जहां पुराने प्लास्टर हैं वो खराब हो सकते हैं। तो इस तरह के कई ऐसे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन इनका सही आकलन जब बाढ़ का पानी पीछे हटेगा, देखेंगे कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है, कितना नुकसान हुआ है, नहीं हुआ है। यह आकलन ताजमहल ही नहीं बाकी सभी मॉन्यूमेंट में भी होगा।